प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है बीए भाग तृतीय की इस व्याख्यानमाला में। आज हम प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जानेंगे और तत्पश्चात उनके निबंध के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के एक प्रखर साहित्यकार थे। आपका जन्म 24 सितंबर 1856 को गांव बेयर में और ज़िला उन्नाव में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपकी आयु बहुत कम रही और 6 जुलाई 1894 को आपका देहावसान हो गया। आप कात्यायन ब्राह्मण गोत्र में पैदा हुए। कन्या कुछ ब्राह्मण आप थे। आपके पिताजी का नाम संकटा प्रसाद मिश्र था। पढ़ाई के मामले में आप कमज़ोर रहे और पिता की मृत्यु के बाद 18-19 साल में ही इन्होंने स्कूल शिक्षा से अपना पीछा छुड़ा लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि आप पढ़े नहीं, आपने स्वाध्याय किया। उस समय की प्रवृत्ति के अनुसार हिंदी, उर्दू और बंगला पर तो आपका वैसे भी अच्छी थी पकड़, लेकिन इसके साथ साथ आपने फ़ारसी, अंग्रेज़ी और संस्कृत विषय पर भी अच्छी पकड़ बना ली थी। बचपन में ही आप जो है कवि वचन सुधा नामक पत्रिका को पढ़ने का आपको सौभाग्य मिला और उसी का परिणाम ये था कि आपका अनुराग हिंदी के प्रति काफ़ी गहरा हो गया और वहाँ से आप भारतेंदु जी के संपर्क में भी आए। और उनके संपर्क का प्रभाव था कि 1882 में आपने प्रेम पुष्पावली नामक जो काव्य रचना थी वो प्रकाशित हुई और ये भारतेंदु द्वारा काफ़ी प्रशंसित थी। इसलिए इनका जो हौसला है वो और अधिक बढ़ गया। सन 1883 में मित्रों के प्रोत्साहन से, मान लीजिए, होली के दिन, जो कि 15 मार्च को पड़ता था 1883 को, उस दिन आपने ब्राह्मण नामक एक मासिक पत्र भी प्रारंभ किया। इसके बाद ये लंबे समय तक चलता रहा। हालांकि इसका प्रकाशन नियमित कभी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, ये आगे हम जब स्वभाव की बात करेंगे तब होगी। क्योंकि 1889 में आपने हिंदुस्तान नामक एक पत्रिका थी, ये ग्रंथ था, उसमें 25 रुपये मासिक में सहायक संपादक के रूप में नौकरी की। उसमें नौकरी खास बात ये थी कि वहाँ पंडित मदन मोहन वालिय इस पत्रिका के, हिंदुस्तान नामक जो पत्र था, उसके संपादक थे। और जहाँ तक हिंदी सीखने का सवाल है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा भी हिंदी आपसे ही सीखी गई थी। 1891 में आपने रसिक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की, जो कानपुर नामक शहर में की गई थी। तो इसके अलावा ये नहीं कि सामाजिक क्षेत्र में इनकी रुचि नहीं थी, तो ये एक उनकी रुचि का प्रमाण था। और इसके साथ साथ आपने भारत मंडल, धर्म सभा, गोरक्षणी सभा और अन्य बहुत से मंडल या सभाएं जो है उनकी स्थापना इस कार्य हेतु की थी। गोरक्षक मंडल भी आपकी जो है विशेष, मैं कहता हूँ कि एक स्थापना थी, जो आज तक जो है उसके प्रभाव में गौओं के, गायों के रक्षार्थ बहुत सी संस्थाएं जो है चल रही है। अब इनके स्वभाव पर आते हैं कि इनका स्वभाव कैसा था। मैंने कहा कि अधिक समय जो है वो नहीं जी पाए। तो ये एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे, जो कि इनके साहित्यिक रचनाएं जो है उनमें हमको मिल जाता है इनका ये स्वभाव। लेकिन इसके साथ साथ ये दिनचर्या में बड़े अनियमित थे। कोई भी इनकी गतिविधि नियंत्रित नहीं थी, अर्थात हमेशा अनियंत्रित रहती थी। बिल्कुल लापरवाह स्वभाव के व्यक्ति थे और यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि ये बड़े काहिल व्यक्ति थे।
इसका परिणाम ये हुआ कि आपका शरीर रोगों का घर बन गया और 1892 में आप बहुत अधिक बीमार पड़े और लगातार बीमार पड़े रहे और 1894 में 6 जुलाई को आपका देहावसान भी हो गया। तो ये तो था इनका जीवन वृत्त कि किस तरह से कहाँ पैदा हुए, कैसे आपने जीवन जिया, वो सारी बातें। अब आते हैं इनके रचना संसार पे। तो रचना संसार में इन्होंने क्या क्या लिखा, उसमें हम कह सकते हैं कि इन्होंने नाटक लिखे, आपने कविताएं लिखी, आपने अनुवाद भी किए और ख़ास तौर से जिस रूप में हम इनको देखते हैं और इस पुस्तक में जो रूप हमारे सामने आया है एक निबंधकार का, तो इन्होंने निबंध भी बहुत सारे लिखे। अब ये है कि इनके निबंधों की या इनके साहित्य की क्या विशेषता है, वो सारी हम जो साहित्य इन्होंने रचा उससे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। या चलो पहले हम इनके जो साहित्य इन्होंने रचित किया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने बहुत से नाटकों की रचना की, जिसमें गौ संकट नाटक रहा। इसके अलावा भारत दुर्दशा नामक नाटक भी इनका लिखा हुआ था। कली कौतुक भी इन्हीं की एक रचना रही है। इसके अलावा कली प्रभाव, हठी हमीर, जुआरी खुआरी, ये भी इनका एक नाटक रहा। संगीत शाकुंतल जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास द्वारा रचित था उसका अनुवाद था। और जुआरी खुआरी जो है ये पूरा नाटक न होकर के एक प्रहसन था, बहुत छोटा नाटक था। तो इस तरह से इन्होंने लगभग 7-8 नाटकों की रचना की। तो इन रचनाओं के साथ अलावा आपने बहुत से अनुवाद भी किए जो दूसरी भाषाओं से हमारे सामने आते हैं, जिसमें राज सिंह नामक अनुवाद था इनका, अमर सिंह भी इनका अनुवाद है। इसके अलावा तीसरा इंदिरा नामक इनका ग्रंथ रहा जो अनुवाद था। राधा रानी भी इनके द्वारा अनुवादित रचना थी। युगलाम गुरिय ये भी इन्होंने रचित किया था अनुवाद के रूप में। चरिताष्टक और 7वां पंचामृत और 8वां नीति रत्नमाला तथा 9वां बात नामक ग्रंथों को इन्होंने दूसरी भाषाओं से अनुवाद करके हिंदी में लिखा था। फिर ये नहीं कि खाली अनुवाद करके रह गए या नाटक लिख के रह गए, इन्होंने कविताओं की रचना भी की थी, जिनमें प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, बैडला स्वागत, दंगल खंड, नृत्यांतम, लोकोक्ति शतक, दीपो बरहमन। तो इनमें दीपो बरहमन जो है वो उर्दू की रचना थी, बाकी सब हिंदी की रचनाएं थी जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रही। अब इन्होंने इसके अलावा जिसमें इनको सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली वो प्रसिद्धि थी निबंध के क्षेत्र में। निबंधों के इनके 3 संग्रह हमको मिलते हैं, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। 3 मिलते हैं, निबंध नवनीत, प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा। आगे इतनी रचनाओं के बारे में हम जान लिया, तो उसके बाद हमको इन रचनाओं में इन्होंने क्या क्या किया होगा। तो आप देखेंगे कि इन्होंने ब्राह्मण नामक पत्रिका भी लिखी थी और उसमें नए नए विषयों में निबंध ये लिखते थे। अब जहाँ तक विषयों का ताल्लुक है, आपको आश्चर्य होगा कि छोटी से छोटी बात को विषय के रूप में इन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत किया और बहुत मौलिकता के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया। तो इनके निबंधों की विशेषता मौलिकता भी रही है। और जैसे आश्चर्य होता है कि मिश्र जी जो है मुछ, भौं, दांत, पेट इत्यादि जो अंग हैं उन पर भी बहुत ही रोचक निबंध लिखते हैं। और कभी कभी खाली वर्णमाला के जो अक्षर हैं द, त, ट इत्यादि, उन पर भी आपने निबंधों की रचना कर दी। इसके अलावा जो कहावतें रही है, प्रसिद्ध कहावतें, उन पर भी आपने निबंध लिखे। और संस्कृत के जो मुख्य श्लोक मान लीजिए या
संस्कृत के जो उक्तियां हैं उनको मान लीजिए, उन पर भी आपने काफ़ी निबंध लिखे। इसके अलावा बहुत सी गंभीर परिस्थितियां, निबंध जो थे उन पर भी आपने निबंध लिखे। जैसे मुनिनाम मतिभ्रम, मूलांतरित कुतः शाखा जैसी संस्कृत उक्तियां जो है उन पर आपने निबंध लिखे। मैंने पहले ही कहा, बेगार, रिश्वत और दशावतार, गंगा जी की स्थिति, बाल्य विवाह, देखो काफ़ी गंभीर विषय है, विलायत यात्रा, गोरक्षा जैसे विषयों पर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक निबंधों की रचना भी आपने की, जो कि बहुत गंभीर थे। और इनके निबंधों में राष्ट्रीय भावना काफ़ी अधिक मिलती है, और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना इनके निबंधों की एक विशेषता हमको मिलती है। अब है इनकी शैली कैसी रही होगी। मूलतः इनकी शैली 3 प्रकार की शैली हम कह सकते हैं, वर्णनात्मक, विचारात्मक और व्यंग्यात्मक। मनोयोग नामक निबंध विचारात्मक तरीके के निबंधों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं। लेकिन हम निबंधों की शैली के बाद जब चर्चा करेंगे तो हम कह सकते हैं कि मूलतः आपने व्यंग्य प्रधान शैली का उपयोग अधिक किया। जैसे न्याय, और तथापि इन्होंने सत्य, ममता और स्वतंत्रता, आत्मीयता, निर्लिप्तता आदि गंभीर विषयों पर भी संयमित रूप से और गंभीर शैली में निबंध का कार्य भी आपने किया था। इसके साथ साथ इनके निबंध लेखन की एक और विशेषता थी कि ये जिस विषय का प्रतिपाद्य अपने निबंधों में करते थे वो पूरी विश्वसनीयता के साथ पाठकों के सामने लाते थे। ये नहीं है कि कहीं कोई किंतु परंतु उन विषयों में रहा हो। और ख़ास बात थी कि उदाहरण दे करके उन विषयों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। और इस दौरान में यदि आवश्यकता हुई तो वो कहावतों का, लोक में प्रचलित लोकोक्तियों का और संस्कृत की या हिंदी की उक्तियों का, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी किसी भी भाषा की उक्ति जो चलन में रहती हो उनका प्रयोग भी आपने निबंध में किया और अपने निबंधों को बहुत ही सरस या रुचिकर बनाया। इसके अलावा इनके निबंधों में, जो कि निबंधों की खासियत इनके ही निबंधों में विशेष तौर पर मिलती है, और हम कह सकते हैं निबंधों में जो अक्सर नहीं मिलती या नहीं मिलनी ही चाहिए लेकिन इनके निबंधों में मिलती है, वो थी नाटकीयता। निबंध होते हैं, नाटक नहीं होते, लेकिन इनके निबंधों में एक विशेष प्रकार की नाटकीयता हमको मिलती थी। इसके अलावा कल्पनाशीलता का बहुत अच्छा प्रयोग आपके नाटकों में हमको मिल जाता है। इसके अलावा इनके नाटकों की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह ये स्वच्छंद होकर के नाटकों को लिखते थे। हास्य प्रियता इनके नाटकों में बहुत बहुत उपस्थित रहती थी। इसके हास्य व्यंग्य के साथ साथ आपके व्यंग्य वक्रता जिसको हम कहते हैं, चुभन वाली बात, वो बहुत बहुत अच्छी तरह से आपके नाटकों में दिखाई देती है। इसके अलावा सजीवता इनके नाटकों की एक खासियत रही है। लोकोन्मुखता अर्थात लोक के प्रति जागरूक होकर के, लोगों के प्रति या लोगों के समस्याओं के प्रति उनको लेकर के ही इन्होंने अपने निबंध लिखे। चपलता भी, चूँकि ये खुद लापरवाह थे और किसी नियंत्रण में नहीं रहते थे, तो इसलिए इनके निबंधों में भी वो चपलता मिलती है। विषय को कहीं से उठाकर कहीं भी तुरंत ले जाते थे। सुक्ति उक्ति बहुलता भी इनके नाटकों में हमको मिल जाती है। इसलिए ये विशेष बात रही कि इनके नाटकों का संबंध या तादात्म्य अपने पाठकों के साथ बहुत अच्छा रहा, इनका तादात्म्य बना रहा। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मिश्र जी ने हिंदी के निबंध साहित्य को बहुत अधिक समृद्ध किया, और यही कारण रहा कि इनको भारतेंदु युग के नाटकों में भारतेंदु जी के समकक्ष माना जाता है। भारतेंदु जी भी इनको अपने साहित्य मंडली में प्रमुख स्थान देते थे और अन्य लेखकों से इनको थोड़ा बहुत ऊपर ही स्थान
देते थे। तो इस प्रकार से हमने आज भारतेंदु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन किया। निश्चित रूप से हमने प्रताप नारायण मिश्र जी का काफ़ी परिचय यहाँ प्राप्त कर लिया। अब हमारी रुचि इनके प्रति काफ़ी पैदा हो गई है और इनके निबंध में क्या होगा उसके प्रति भी हमारी एक अभिरुचि यहाँ जागृत हो गई है। कल हम इनके निबंध का सार या उद्देश्य जानेंगे और यदि समय रहा तो इनके निबंध को हम प्रारंभ भी कर देंगे कि ये इस निबंध में क्या बता रहे हैं। निबंध का आज शीर्षक मैं बता देता हूँ, दांत। हमने जैसे पहले चर्चा की थी कि इन्होंने विभिन्न अंगों पर भी निबंध लिखे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से आकर्षण पैदा करते हुए या रुचिकर निबंध लिखे हैं। तो इन्होंने दांत पर क्या लिखा होगा ये हमारे आज उत्सुकता पैदा हो गई है, जो आगे हम पढ़ेंगे। इसी के साथ आज मैं अपने इस व्याख्यान को यहीं विराम देता हूँ, ये प्रश्न पूछते हुए कि प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में आप क्या जानते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।